देखो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। Before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us ask a more basic question. Why do organism reproduce? बोल रहे हैं कि इस चैप्टर को, इस मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस करें इससे पहले ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, अनलाइक द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन। जितना कि न्यूट्रिशन का जरूरत है, रेस्पिरेशन सांस का जरूरत है, एक्सक्रेशन का जरूरत है। On the other hand, if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process। और साथ में ही जब कोई इंडिविजुअल दूसरा इंडिविजुअल को क्रिएट करता है, मतलब रिप्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का वेस्टिंग मतलब लॉस होता है, ठीक है। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो मतलब ऐसा क्यों करते हैं, जबकि मतलब इतना एनर्जी वेस्ट क्यों करते हैं, जबकि ये लाइफ का एक कंपलसरी ज़रूरी वाला पार्ट है भी नहीं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। व्हाट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। बोल रहे कि इसका आंसर चाहे जो भी हो, लेकिन विदाउट रिप्रोडक्शन हम लोग जो आसपास में ऑर्गेनिज्म वगैरह को देख पाते हैं वो हम लोग नहीं देख पाते। इफ़ देयर वेयर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। अगर रिप्रोडक्शन अगर ये इस टाइप का नहीं होता रिप्रोडक्शन, या फिर कोई ऐसा मेंबर होता जो रिप्रोडक्शन में मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता कि हम लोग उसको देख पाते कि नहीं देख पाते, वो एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। It is the large number of organisms belonging to single species that bring them to our notice. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? हम लोग कैसे पता करते हैं कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल जो हैं वो एक ही स्पेसीज के हैं। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर, क्योंकि वो एक टाइप का दिखते हैं इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि वो एक ही टाइप का स्पेसीज है। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर, ठीक है। दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल दैट लुक में वेरी मच लाइक देमसेल्फ। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के दौरान मतलब नए ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल उन्हीं के जैसा हो देखने में। तो उसके बाद है डी ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। तो क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं? तो हेरिडिटी वाला चैप्टर में तो हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंस रह ही जाता है। वहाँ पर दो मेथड से बताया था, तो इसमें हम लोग आगे इसी को देखते हैं। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, क्योंकि बॉडी डिजाइन उनका सिमिलर होता है इसलिए वो सिमिलर दिखते हैं। इफ़ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copy of the blueprint of the body design। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बॉडी डिजाइन बिल्कुल कॉपी ही हो जाता है। इन क्लास 9 वी लर्न दैट द क्रोमोजोम इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए। तो वो जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन होता है, और डीएनए ही मतलब कॉपी कर करके दूसरा सेल बनाता है या फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है। वो कहाँ से आता है, डीएनए का ही कॉपी रहता है वो, तो यहीं से इंफॉर्मेशन पास होता है, और फिर जैसा मतलब पेरेंट्स है वैसा ही चाइल्ड बनता है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। और जो डीएनए होता है उसी के अंदर इंफॉर्मेशन होता है जिसके फलस्वरूप प्रोटीन का निर्माण होता है, और इसी प्रोटीन पर फिर बॉडी का कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं रहा तो प्रोटीन दूसरा टाइप का बन जाएगा, और दूसरा प्रोटीन होगा तो फिर बॉडी डिजाइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन सेव है, और उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन का निर्माण होता है, और उस प्रोटीन पर डिपेंड करता है कि बॉडी का डिजाइन कैसा होगा। तो इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ चेंजिंग आया तो प्रोटीन चेंज होगा और उससे बॉडी का डिजाइन चेंज हो जाएगा।
Therefore, a basic event in reproduction is द क्रिएशन ऑफ ए डीएनए कॉपी। तो यहाँ पर मेन रिप्रोडक्शन में होता क्या है, डीएनए कॉपी बनता है, ठीक है। सेल यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपी ऑफ देयर डीएनए। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का यूज करता है सेल और कॉपी का निर्माण करता है। केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप डीएनए बनता है, डीएनए कॉपी बनता है। दिस क्रिएट टू कॉपी ऑफ द डीएनए इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये दो कॉपी बनाते हैं और फिर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। हाउ एवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर आउटवर्ड वन आउट वुड नॉट वर्क बिकॉज द कॉपी पुश्ड। मतलब बोल रहा है कि ये लोग दो कॉपी बनाते हैं तो एक तो ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म एक सेल में रह गया, तो दूसरा कॉपी को ऐसा नहीं कि हम लोग बस बाहर निकाल करके रख दिए तो उसे नया सेल बन जाएगा। उस कॉपी को निकालने के बाद उसको और भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। मतलब सेल के अंदर और भी तो ऑर्गेनेल वगैरह होते हैं, वो सब भी डेवलप्ड होना चाहिए। वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग द प्रोसेस। देयरफॉर डीएनए कॉपी इज एक्कम्पनीड बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपार्टस। यहाँ पर एडिशनल सेलुलर अपार्टस भी होना चाहिए एंड देन डीएनए कॉपी सेपरेट। तो डीएनए कॉपी सेपरेट कब होगा, जब उसको अदर सेल का जो अपार्टस वगैरह है, मतलब सेल के अंदर और भी जो चीज़ें हैं वो सारा जब मिल जाएगा तब ये सेपरेट होगा। ईच विच इट्स ऑन सेलुलर अपार्टस, अपने सारे सेलुलर अपार्टस के साथ इफिशियंटली ए सेल डिवीजन टू गो गिव राइज टू सेल। और फाइनली दो सेल का निर्माण होता है, ठीक है। डीएनए कॉपी होने के बाद एक क्या चाहिए, इसको अदर ऑर्गेनली चाहिए सेल के अंदर जो कुछ भी होता है, उसके बाद फिर ये सेपरेट हो जाएगा और इस तरह से दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। दिल टू सेल आर ऑफ कोर्स सिमिलर। अब ये दोनों सेल क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। पर क्या एकदम बिल्कुल भी आइडेंटिकल होगा? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये डिपेंड करता है कि कॉपी कितना अच्छा से हुआ है। जितना अच्छा से कॉपी होगा उतना दोनों सिमिलर होगा। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज ऑब्सोल्युटली रिलायबल। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो पूरी तरह से एकदम परफेक्ट हो। देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन। तो यहाँ पर उम्मीद यही रखा जाता है कि थोड़ा बहुत तो वेरिएशन रहेगा ही। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर। तो डीएनए कॉपी जनरेट जो होगा वो सिमिलर होगा, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। पर वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा जैसा कि ओरिजिनल था। सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर अपार्टस इन इरिहेट्स। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और डिफरेंट इतना हो जाता है कि मतलब जो सेलुलर अपार्टस इसको मिला है उसके साथ ये मतलब लाइव नहीं रह सकता है। तो इसी केस में न्यू बेबी मतलब मरा हुआ बच्चा होता है। सच न्यू बोर्न सेल विल सिंपली डाई। ऐसे न्यू बोर्न जो सेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डाई, मर जाते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन इतना ख़राब कॉपी होता है ना कि मतलब उसको मिल ही नहीं पाता है। पार्टस से जो कुछ चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है उस डीएनए को। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन डीएनए कॉपी दैट वुड नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम। Thus the surviving cell are similar to but subtly different from each other। तो सर्वाइविंग सेल जो होता है वो सिमिलर तो होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पर ए मतलब यही बोल रहा है कि ये जो हल्का हल्का वेरिएशन होता है ना, इसी की वजह से मतलब ये संसार एक तरह से समझ लो चल रहा है। क्योंकि अगर मान लो कि जो वातावरण या फिर इन्वायरमेंट जो है वो क्या हुआ है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगा वो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा गर्मी को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो वही थोड़ा सा वेरिएशन होगा, थोड़ा सा वेरिएशन होने के बाद 3-4 बच्चा है तो 1 से 2 बच्चा में ऐसा मतलब गुण रहेगा कि वो थोड़ा ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करे, तो वो फिर जी लेगा, बाकी 2 नहीं जी पाएगा। तो ये थोड़ा सा जो वेरिएशन है ना, इसी की वजह से मतलब संसार आगे चल पा रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, देखो वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फील वेल डिफाइंड प्लेस।
are necessary in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design feature that allow the organism to use the particular niche. Reproduction is therefore like to stability of population of a species. However, niche can change because of region beyond the control of organism. टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल कैन वेरी, ये सारा कुछ मतलब चेंज हो रहा है. और थ्री कुड बी मेटेरिएट हीट. टू थिंक ऑफ ए फ्यू एग्जाम्पल, इफ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म were suited to a particular niche and if the niche would were drastically altered, the population could be wiped out. मतलब इन्वायरमेंट अगर मान लो कि चेंज होता रहा और वेरिएशन अगर नहीं आया मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसमें वो मतलब टिक नहीं सकेगा और वो धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. However, if some variation were to be present in few individual in this population, there would be some chance for them to survive. वही मतलब थोड़ा सा वेरिएशन अगर किसी किसी में रहेगा ना, तो इन्वायरमेंट में चेंज के अनुसार वो मतलब उसको रह लेगा उस इन्वायरमेंट में. ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है तो उसको बर्दाश्त कर लेगा और फिर इस तरह से पॉपुलेशन आगे बढ़ता रहेगा, नहीं तो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा. तो थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है. 10 अब वेरिएशन की वजह से कोरोना मतलब इतना दिन तक क्यों टिका रह गया, क्योंकि जब एक के लिए मेडिसिन बनता था तो दूसरा वेरिएशन उसका तब तक बाहर आ जाता था, दूसरा के लिए मेडिसिन बना हो तो तीसरा वेरिएशन उसका बाहर आ गया. तो ये मतलब इसी की वजह से कोरोना इतना दिन तक टिका रह गया. Thus, if there were a population of bacteria living in temperature water, and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but few variant resistance to heat would survive. अब हो रहा है कुछ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लो. अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ने से पानी के अंदर रहने वाला कोई बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो टेम्परेचर बढ़ने से सारा बैक्टीरिया तो मर जाएगा, लेकिन कुछ कुछ के अंदर रेजिस्टेंस रहेगा, हीट में जीने का क्षमता रहेगा उसके अंदर, तो वो जी लेगा. वेरिएशन इज जस्ट यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज. तो इसीलिए जो वेरिएशन है वो क्या है, यूजफुल है. ये बोल रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन. क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेरिएशन है. क्या है? नहीं ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स आ सके. हाँ, कॉपिंग होना ज़रूरी है क्योंकि वो डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ आ सके, उस टाइप का प्रोटीन आ सके जो सेम डिज़ाइन को बनाता हो. दूसरा क्या दिया है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पेसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल के लिए सही नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल का मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो वो तो फिर डाई ही मतलब ख़त्म ही हो जाएगा. लेकिन वेरिएशन होने से जिसके अंदर एक क्षमता आ गया है हीट को बर्दाश्त कर लेने का, वो जी लेगा. तो वेरिएशन इसलिए नए स्पेसीज के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सेम स्पेसीज कोई पहले से चला आ रहा है उसके लिए वो सही नहीं है. उसके बाद है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. अब सिंगल ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं. चलो यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी 8.1 क्या दिया है. डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर. 100 ml वाटर में चीनी डालने बोल रहा है. टेक 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए पिंच ऑफ ईस्ट ग्रेनुल्स टू ईट. इसमें ईस्ट डालने के लिए बोल रहा है 20 ml में. पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. कीप इट इन ए वार्म पैलेस. और इसको थोड़ा सा गर्म पैलेस में रखो. आफ्टर 1 to 2 hours put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a overseas. Observe the slide under a microscope.
अब वहाँ से ईस्ट को निकाल करके और उसको माइक्रोस्कोप से देखने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट है वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन ए कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। ऑब्जर्व द surface of the slice with a magnifying glass. Record your observation. Compare and contrast the ways in which yeast grow in the first case and how mood grow in the second. तो पहला केस में किस तरह से ग्रो किया है और सेकंड केस में किस तरह से ग्रो किया है उसको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है। Having discussed the context in which reproduction process work, let us now examine how different organism actually reproduce. अब किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं इस तरह के ऑर्गेनिज्म वो हम लोग देखने वाले हैं। द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो किस मोड में मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे वो उनके बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऊपर दो केस लिया था तो शायद ऊपर शुगर वाला एक है ना, तो शुगर में उन लोग का मतलब जो पॉपुलेशन ग्रो है वो रुक जाएगा और यहाँ पर ठीक रहेगा। तो सबसे पहला है फ्यूजन मेथड से। फ्यूजन मेथड देखो किसके लिए है, अमीबा के लिए। एक अमीबा के लिए लिया है और एक लेशमैनिया इसके लिए लिया है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही सिर्फ है फ्यूजन मेथड से। सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। फ्यूजन मेथड से नए इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। मेनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any plane. एक कहीं से भी दो पार्ट में टूट सकता है। Observe a permanent slide of amoeba under microscope. Similarly, observe another permanent slide of amoeba showing binary fusion. Now compare the observation of both the slide. However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their body, such as seen in leishmania, जो कि काला जार का जिसकी वजह से होता है। which have a whip like structure. whip like इसका स्ट्रक्चर होता है at one end of the cell. In such organism, binary fusion occur in definite orientation in relation to. यहाँ पर जो मतलब ब्रेक होगा ना वो कहीं से भी नहीं होगा, जैसे अमीबा में कहीं से भी हो रहा था, यहाँ पर एक निश्चित ओरिएंटेशन से होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल देखो ए बीच से ऐसे नहीं कटेगा, बिल्कुल नीचे से ऊपर है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और अलग हो गया है। अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स सिमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फ्यूजन। यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन होगा, एक साथ बहुत सारा डिवीजन होगा। Yeast on the other hand can put out a small buds that separate and grow further. Sign activity 8.1. ईस्ट का केस बोल रहा है जो कि एक्टिविटी ऊपर में हम लोग देखे थे। यहाँ पर प्लाज्मोडियम का दिखाया है मल्टीपल फ्यूजन, मतलब एक साथ ये वाला टूटेगा और इसमें से बहुत सारा निकलेगा बाहर। उसके बाद दूसरा मेथड है फ्रेगमेंटेशन मेथड। 8.4 क्या बोला है, कलेक्ट वाटर फ्रॉम लेक और पॉन्ड दैट अपीयर डार्क ग्रीन एंड कंटेन filamentous structure. Put one or two filaments on a slide. Put a drop of glycerine on these filaments and cover it with a cover slip. Observe the slide under a microscope. Can you identify different tissues in the Spirogyra filament? यहाँ पर अब देखो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक किसके लिए है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए है। ऊपर वाला था हम लोग का सिंगल सेल वहाँ पर था। विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर तो है पर बॉडी इनका बिल्कुल सिंपल है, मतलब टिश्यू वगैरह ये सब देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पर। सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। यहाँ पर भी सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड ही वर्क करेगा। Spirogyra, for example, simply break up into a smaller pieces upon maturation. Maturation के बाद छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। These pieces or fragment grow into new individual. अब यहाँ पर देखो जितना पार्ट में टूटा है वो सारा अब ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब यहाँ से बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसको काट दो या दो पार्ट में तोड़ दो तो वो दोनों फिर से ग्रो करना शुरू कर देगा। कैन वी वर्क आउट द रीजन फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सी इन एक्टिविटी
8.4 दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाई सेल। ये हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। द रीजन इज द मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म as we have seen are not simply a random collection of cell, a specialized cell or organized as tissue, and tissue are organized into organ। मतलब ये सारे मतलब अगर हम लोग सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लेंगे ना, तो सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे जो मल्टीसेलुलर होते हैं ना, उनका जो सेल होता है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है टिश्यू में, फिर ऑर्गन में, which then have to be placed a definite position in the body, और वो भी एक डिफिनिट पोजीशन में होना चाहिए बॉडी में। तो इतना सारा रहने पर फिर ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। इन सच ए केयरफुल ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब और भी कम्प्लेक्स तरीका है रिप्रोडक्शन के लिए। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function। ये बोल रहा है कि बेसिक स्ट्रेटजी जो यूज हुआ है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो है डिफरेंट सेल जो होते हैं उनका मतलब हर एक सेल का एक अलग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेल होंगे और सबका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज आल्सो द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक सेल टाइप। तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन भी एक स्पेशल टाइप का सेल बना हुआ है, उसके जरिए ही हो सकता है। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल टाइप इफ द ऑर्गेनिज्म itself consists of many cell type? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell type under the right circumstances। ठीक है, तो ऊपर वाला हम लोग देखें कि ये जो हम लोग का सेकेंड मेथड दिया है ये सिर्फ मल्टी सेलुलर सेल के लिए है, लेकिन उन सेल के लिए है ना जो ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चर वे में नहीं है, उनके अंदर ऑर्गन नहीं है, टिश्यू नहीं है, ये उन लोग के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का रीजनरेशन। Many fully differentiated organism have ability to give rise to new individual organism from their body part। ये देखो ये बॉडी पार्ट से ही मतलब नया ऑर्गेनिज्म को बना लेगा। That is if the individual is somehow cut or broken up, मतलब कि एक किसी तरह से दो पार्ट में टूट जाता है या फिर काट दिया जाता है, many of these pieces grow। तो इसमें से बहुत सारा जो पीस होगा ना वो ग्रो करेगा और एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएगा। एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर हाइड्रा का, जैसे हाइड्रा का कोई पार्ट कट गया ना तो वो अब दो हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीसेज ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दिस हाइड्रा में रिजनरेशन और बर्डिंग दोनों होता है। हाइड्रा में रीजनरेशन और बर्डिंग दोनों होता है। रीजनरेशन तो दिया है और उसके बाद तो देखना पड़ेगा। सर बर्डिंग का एग्जांपल में वही दिया है, यहाँ पर भी दिया है एग्जाम्पल में, हाइड्रा दिया ही है। सर वो दोनों तरह से ग्रो कर सकता है। फिर हो सकता है दोनों उसमें हो, हम लोग एक बार देख लेंगे बर्डिंग उसके बाद। अभी तो यहाँ पर तो दिया है कि हाइड्रा का इस मेथड से तो होगा, ठीक है, रीजनरेशन मेथड से तो इसमें होगा ही। Regeneration is carried out by a specialized cell. These cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cell, different cell undergo change to become various cell type and tissue. These changes take place in an organized sequence referred to as development. However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut up to be able to reproduce। यहाँ पर देखो ये तीन पार्ट में कट किया है और फिर ये तीनों इस तरह से ये हो गया, प्लेनेरिया का दिखाया है। उसके बाद बर्डिंग का देख लो, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। इन हाइड्रा ए बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। फिगर 8.4 दिखाया है इसमें, यहाँ से देखो निकल रहा है।
दिस बर्ड डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुली मैच्योर, जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पर तो दे ही दिया है, बर्डिंग से भी ए बनेगा और ऊपर में यहाँ पर रीजनरेशन से भी दे ही दिया है। मतलब इसको काट देंगे तो भी ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा और नहीं तो काटेंगे तो भी ये इस तरह से 1 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देयर आर मेनी प्लांट इन विच पार्ट like the root, stem, leaves develop into new plant under appropriate condition. Unlike in most animal, plant can indeed use such a mode of reproduction. यहाँ पर क्या होता है कि या तो स्टेम से या फिर रूट से या फिर लीफ से नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट लाइक शुगर केन के केस में ये होता है, मतलब उसको तोड़ करके फिर दूसरा जगह लगा दो तो फिर से एक नया प्लांट बन गया। रोज हो गया, ग्रेप में ऐसा होता है, बनाना में भी होता है ना, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है। बनाना में नहीं होता है शायद, उसका जड़ शायद लगाना पड़ता है बनाना का, ना बनाना में नहीं होता है। प्लांट रेल्ड बाय वेजिटेटिव प्रोग्रेस कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्ली। हाँ, तो बनाना अगर उसका जड़ लगाना पड़ेगा तो वो भी तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आ जाएगा। नहीं ये है कि हाँ इस प्रोसेस में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर दिया है रूट्स, ठीक है ना, तो अगर उसका रूट्स लेकर के हम कहीं लगा रहे हैं तो फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो आ ही गया। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है ना, शुगर केन का या फिर रोज का, ग्रेप्स का, ये सब का मतलब स्टेम क्या करो कि तोड़ करके और कहीं दूसरा जगह लगा दो, इसका स्टेम से ही मतलब ये नया प्लांट बन जाता है। और लीफ से कौन सा प्लांट होता है, लीव्स का हमको नहीं पता है। रूट्स का तो मतलब सभी होता है, रूट से तो कोई भी प्लांट लगाएंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन सिर्फ रूट लगाने से नहीं होगा। शायद बनाना में सिर्फ रूट से ही वो ग्रो कर, नहीं, बनाना का भी प्लांट पूरा लगाना पड़ता है, उसके बाद उसके रूट से नया नया प्लांट अपने आप निकलते रहता है, ये होता है बनाना में। और स्टेम वाला में होता है जैसे गुलाब वगैरह, ये सब हम लोग तोड़ करके लगा देते हैं तो फिर से एक प्लांट बन जाता है। लीफ से कौन कौन सा होता है वो नहीं पता है। इसके अलावा फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। सच मेथड अल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना। देखो बनाना का दिया है, ऑरेंज का दिया है, रोज और जैस्मिन, डेट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। अब इन लोग का सीड होता नहीं है, ठीक है, बनाना का, ऑरेंज का तो सीड होता है, रोज का शायद नहीं होता है, जैस्मिन का नहीं पता है। तो ये सब मतलब इस मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जनरली सिमिलर एनफ टू द पेरेंट प्लांट। तो इस तरह से जो प्लांट बनेंगे वो बिल्कुल पेरेंट प्लांट के जैसा ही होगा। उसके बाद लिया है टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नोचेस बी सीन, कट potato into a small pieces such that some pieces contain a notch or bud and some do not। दो पार्ट में काटने के लिए बोल रहे हैं। spread some cotton or tray and weight it, place the potato piece on the cotton, note where the pieces with the buds are placed, observe changes taking place in those potato pieces over the next few days, make sure the cotton is kept moistened, which are the potato pieces that give rise to fresh green shoots and roots। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किस पोटैटो से मतलब क्लियर ये तुमको देखने को मिलेगा, नया प्लांट देखने को मिलेगा। Similarly, bird produce in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into the new plant। यहाँ पर देखो
पत्ता से हो रहा है ना, नए नए प्लांट्स निकल रहे हैं। सर ये जो पोटैटो वाली एक्टिविटी थी, तो सर ये तो रीजनरेशन जैसे भी हो सकती है, क्या होता है पोटैटो वाला में? मतलब इस पे कट कर रहे हैं तो उससे होता है। ये जो पोटैटो वाली एक्टिविटी थी, इसमें कट्स थे तो इससे मतलब उग रहा है, तो फिर वो रीजनरेशन भी तो हो सकती है। कट से मतलब, कट से ऐसा नहीं है कि तुम उसको कट कर करके कहीं पर रख दो तो वो नया मतलब ये बन जाएगा। उसको तो फिर ये करना पड़ रहा है ना, वो खुद से तो मतलब नहीं कर रहा है, मॉइस्टेन ये रखना पड़ रहा है ना, कॉटन उसके ऊपर रखना पड़ रहा है। तो वो जो वहाँ पर बर्ड्स जो निकला हुआ था ना, उससे मतलब नया प्लांट बना है। वो ऐसा नहीं कि काट करके अलग अलग कर दिए तो खुद से वो दो प्लांट बन गया। ओके। जैसे अब इसका है तो यहाँ पर भी तो मतलब ये निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कहीं पर काट करके रख दो तो ये अलग अलग दो प्लांट बन जाएगा। हालांकि ये तो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अब इन्वायरमेंट सही देंगे तभी, अब उसको भी मान लो कि ऊपर में भी तो रीजनरेशन में भी तो उसको सही इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो नहीं ग्रो कर पाएगा। हो सकता है, अब क्लियर यहाँ पर तो लिखा नहीं है। इन्वायरमेंट तो आखिर देना पड़ेगा ना, इन्वायरमेंट सही नहीं मिलेगा तो कैसे ग्रो करेगा। अब उतना क्लियर ये लोग बताया नहीं है। यहाँ पर बोला है सिलेक्ट ए मनी प्लांट, कट सम पीस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीफ। इसको इस तरह से कट करना है कि कम से कम एक पत्ता हो इसमें। कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन टू लीव्स, डीप वन इन ऑफ ऑल पीसेज इन वाटर एंड ऑब्जर्व द नेक्स्ट फ्यू डेज which one grow and give rise the fresh leaves. What can you conclude from the above observation? टिश्यू कल्चर क्या दिया है? इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू or separating cell from the growing tip of plant. The cell are then placed in a artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cell. The cellus is transferred to another medium. फिर उसके बाद इस सेल को अनदर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं containing hormone for growth the differentiation. The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into mature plant. Using tissue culture, many plant can be grown from one parent in disease-free condition. This technique is commonly used for ornamental plants. तो ornamental plant के लिए ये बोल रहा है कि एक कल्चर हम लोग टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। यहाँ से मतलब कुछ टिश्यू या सेल को लेकर के और उस सेल से ही फिर नया प्लांट्स बनाते हैं। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। Even in many simple multicellular organism, a specific reproduction part can be identified. मतलब बहुत सारे सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2 एबव आर द हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड। मतलब जो लाइनिंग दिखता है वो क्या है? ब्रेड मोल्ड वो वाला है। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड द टीनी ब्लॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। मतलब ये वाला पार्ट जो होगा रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। द ब्लॉब्स आर स्पायरोंगिया विच कंटेन सेल और स्पोर्स that can eventually develop into new rhizopus individual, जैसे फिगर 8.6 में दिखाया है। The spore are covered by pink wall that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. ये वाला पिंक पार्ट के अंदर क्या रहता है? ढका हुआ रहता है। All the mode of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be
क्रिएटेड फ्रॉम सिंगल इंडिविजुअल। तो ये सारा सिंगल इंडिविजुअल से नए मतलब रिप्रोडक्शन को बताया है। दिस इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऊपर जितना सारा कुछ बताया है ये सारा क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सब बाइनरी में सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मल्टीपल में ज़्यादा पार्ट्स में होता है। हाँ, ये बहुत सारे पार्ट में एक साथ डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा ना। ऊपर वाला में क्या था, सिंगल सेल वाला में अमीबा था। अब बैक्टीरिया एग्जाम्पल में ले सकते हैं। और मल्टीपल वाला में क्या हो जाएगा, एक तो अलगी होता है। और ऊपर में देख लेना क्या दिया हुआ था। उसके बाद सेकंड है हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू अ स्पोर। स्पोर से अगर ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें क्या बेनिफिट है? तो एक तो मतलब ये हो जाएगा कि ये जो स्पोर होता है ना वो थिक वाल से कवर्ड रहता है। तो अगर कंडीशन सही नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो वो मतलब उस थिक वाल के ही अंदर बंद रहेगा। पहला बेनिफिट ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि इसमें एक बार अगर मतलब स्पोर ब्रेक होता है ना तो लार्ज नंबर ऑफ मतलब इनका जो मतलब पॉपुलेशन होगा ना नए रिप्रोडक्स सेल का, रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म का, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये दो हम लोग लिख सकते हैं। और भी तीसरा देना है तो स्पोर को फिर एक जगह से दूसरा जगह भी मतलब जा सकता है। 2 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। 2 नंबर में बोल रहा है कि स्पोर से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें बेनिफिट क्या है। तो पहला बेनिफिट कि जो नए मतलब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे उनका संख्या बहुत ज़्यादा होगा, पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ये स्पोर मतलब बर्बाद नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये थिक वाल से कवर्ड रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ही ये थिक वाल ब्रेक होता है, ठीक है ना। और तीसरा हो जाएगा कि ये मतलब एक जगह से दूसरा जगह स्पोर जा सकता है। मतलब किसी मतलब मान लो कि बर्ड्स वगैरह या फिर कोई अदर सोर्स से एक जगह से दूसरा जगह उड़ करके जा सकता है, तो ये दूसरे जगह पर भी फैल सकते हैं। ये 2-3 इसका बेनिफिट हम लोग लिख सकते हैं। लिखवा दें या फिर हो जाएगा? सर अपने से लिख लूँगी। लिख लोगी ना। थर्ड वाला देखो, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। जो ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है वो रीजनरेशन के फलस्वरूप नए मतलब स्पेसीज को जन्म क्यों नहीं देता है? बता सकते हो? सर उसको ज़्यादा पार्ट रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा इसलिए। नहीं, एक्चुअली जो कम्प्लेक्स वाला जो इंडिविजुअल होता है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वाला, उनके यहाँ मतलब सेल ऑर्गेनाइज तरीके से मतलब ये बना होता है। अब कोई सेल होगा, सेल से मतलब टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा। हर एक ऑर्गन का एक अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब जैसे इंसान का हाथ काट करके अलग कर देगा तो हाथ तो मतलब वहाँ पर तो ऐसा कोई सेल ही नहीं है जो रिप्रोडक्शन कर सके। तो मतलब उन लोग के पास जो अलग अलग पार्ट होता है ना, वो हर पार्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। उनका अलग अलग काम होता है, इसीलिए। समझ में आया? सिंपल मतलब एक वर्ड में अगर एक लाइन में बोलोगे तो यही होगा कि मतलब इनका जो पूरा बॉडी होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से बना होता है और हर ऑर्गन का काम रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग एक इंडिविजुअल काम होता है। इसी वजह से इन डिवीजन मेथड से
ये रीजनरेशन मेथड से ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। और चौथा है व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोग्रेशन प्रैक्टाइज फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। इसका क्या आंसर होगा? कुछ का तो मतलब सीड ही नहीं होता है, तो उस केस में ये हेल्पफुल होता है। दूसरा इनका मतलब अगर इस मेथड से हम लोग वेजिटेटिव मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रो का चांस मतलब ये चीप होता है, ग्रो का चांस ज़्यादा होता है, तेज़ी से फैलता है, ईजियर होता है। मतलब तोड़ करके कोई भी पार्ट हिस्सा तोड़ करके दूसरा जगह पर लगा दिए, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? और फिर यहाँ पर एक लाइन और लिखा हुआ था कि इसका जो क्वालिटी होता है वो भी अच्छा होता है। मतलब बिल्कुल जो पेरेंट वाला होता है ना, वो पूरा का पूरा गुण इसके अंदर आ जाता है जब इसके हम लोग प्लांट को मतलब तोड़ करके दूसरा जगह लगाते हैं तो ये सारा हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब रीजन क्या क्या देंगे? एक तो बोलेंगे कि सीड प्रोड्यूस जहाँ पर नहीं होता है, जो प्लांट सीड प्रोडक्शन नहीं करता है उसके लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरा ए चीप मेथड होता है। तीसरा क्वालिटी मतलब प्रिजर्व रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाइल डीएनए कॉपिंग एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वाई इज डीएनए कॉपिंग एन इसेंशियल पार्ट? तो डीएनए कॉपिंग इसलिए इसेंशियल पार्ट होता है क्योंकि पेरेंट का जो गुण होता है या फिर पेरेंट का जो डिजाइन होता है वो चाइल्ड में आ सके, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं होगा। दूसरे मतलब वर्ड में ये भी बोल सकते हो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। अगर एक कॉपी नहीं होगा तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल तक पहुंच नहीं पाएगा। इसको नेक्स्ट क्लास में कर दें, रहने दो, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे इसको। लीव कर जाओ। उसके बाद फिर तुम लोग को सिर्फ क्वेश्चन ही रह जाएगा, क्वेश्चन फिर सॉल्व करना रहेगा, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा तुम लोग को। ठीक है भव्या।